नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हिमाचल में ऊपरी व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की किस्में व खेती। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री विकास मंगल, जो कि फसल सुधार मंडल CPRI में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। दर्शकों, इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं अपने एक्सपर्ट के साथ, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो हमारे स्टूडियो का आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 28000177। हमारा दूसरा नंबर है 28000178। साथ ही कोड 0177 लगाना ना भूलें। तो वैज्ञानिक विकास मंडल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत में आलू का इतिहास क्या है। सही में मैम, किसी भी फसल और उसकी किस्मों को जानने से पहले बड़ा ज़रूरी होता है कि उस फसल के इतिहास को जानना कि क्या ये फसल वास्तविकता में भारत की ही थी या भारत के बाहर से इसे लाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो आलू मुख्यतः भारत की फसल नहीं थी। आज से लगभग 400 से 500 साल, मतलब मैं कहूँ कि 1600-1700 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा इस फसल को भारत में लाया गया था, क्योंकि यह फसल मुख्यतः जो दक्षिण अमेरिका है, वहाँ की जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं थी, वहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि वहाँ का जो मौसम था और जो मैं कहूँ कि हमारे जो हिमाचल का जो मौसम है कि एक जो वहाँ का क्लाइमेट था वो यहाँ से मैच खाता था, इसलिए जो हिमाचल था वो सबसे बड़ा स्थान रहा आलू के लिए, कि आलू यहाँ का मुख्य फसल भी और एक सबसे बड़ा बीज उत्पादक केंद्र हुआ करता था। अभी कुछ दशकों पहले एक बीज उत्पादन तकनीक आई, जिसकी वजह से आलू का बीज पहाड़ों की बजाय प्लेन में भी होने लगा। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले जो पहाड़ और जो हिमाचल ही मुख्य बीज उत्पादक केंद्र हुआ करता था आलू का। जी, तो विकास जी, जो हमारी जो जलवायु है, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं मध्यम व ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों की, तो जलवायु के हिसाब से जो ये आलू की कृषि है, ये किन किन भागों में बांटी गई है? यदि मैं केवल मध्यम और ऊपरी ही नहीं, यदि मैं ओवरऑल यदि आलू के हिसाब से या फिर वैसे भी हिमाचल को हम 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। कि यदि हम बात करें कि सबसे अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र कि 3000 मीटर से जो ऊपर के जो एरिया हैं, जैसे मैं बात करूं कि जो लाहौल स्पीति है या किन्नौर है, जो मुख्य जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। उससे मैं नीचे की बात करूं, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जब जिनको हम लेते हैं, मतलब मैं कहूं कि 2000 से 3000 मीटर में, तो उसमें आपका शिमला का या मंडी का या चंबा का जो कुछ भाग आता है उसमें। यदि मैं मध्यम की जो बात करूं, जो आपने बात भी की, मध्यम जो हम 1000 से 2000 मीटर वाला जो लेते हैं, उसमें चाहे आपका कांगड़ा हो, सिरमौर हो, सोलन वाला भाग हो और शिमला का भी कुछ भाग उसमें आता है। और एक जो नीचे, जो सबसे नीचे होता है 1000 से नीचे, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, जहाँ का क्लाइमेट कहीं ना कहीं प्लेन जैसा ही रहता है। तो इन 4 भागों में हम मुख्यतः बांटते हैं। और आलू की फसल के हिसाब से मैं कहूँ तो जो ये ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आलू की जो किस्में हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, या फिर कह लीजिए कि ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं जो कि आलू के लिए सही रहती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हिमाचल जो है वो आलू के बीज उत्पादन का एक सबसे मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बात की आपने अधिक ऊंचे जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हम कहते हैं कि 3000 मीटर से ऊपर वाले हैं, तो उनमें एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है और वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है। तो बारिश कम होने से क्या होता है कि नमी कम रहती है, और नमी कम होने की वजह से क्या होता है कि हम सभी किसान भाई जानते हैं कि आलू की जो आज तक मुख्य समस्या बनी हुई है वो है पिछेता झुलसा बीमारी, जिसे हम इंग्लिश में लेट ब्लाइट डिजीज कहते हैं, जिसके कारण पूरी आलू की फसल खराब हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी केवल आलू की पत्तियों पे नहीं, बल्कि आलू के जो कंद होते हैं उनको भी ये खराब कर देती है। तो वहाँ पर जो नमी कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ये बीमारी नहीं आती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। और दूसरा कि वहाँ पर जो आलू है, हम सभी को पता है कि आलू हम कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड, मतलब कायिक प्रोपोगेटेड है। जैसे आप धान है, गेहूं में बीज देखते हैं, ऐसे बीज के थ्रू इसको नहीं उगाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ कीड़े होते हैं, जैसे माही कीट उन्हें बोलते हैं, चूसने वाले कीड़े। तो वो क्या करते हैं, आलू से आलू में वायरस को
ट्रांसमिट करते हैं जी। तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये भी कीड़े नहीं होते, वही कीट जिन्हें मैं बोल रहा हूँ। इसलिए वो जो क्षेत्र है अधिक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र बीज उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो यदि अभी मैं बात करूँ वहाँ पर तो अधिकतर जो किसान है वो कुफरी ज्योति या कुफरी चंद्रमुखी लगाते हैं, जो कि हमारे संस्थान ने आज से मतलब सन 1968 में किस्में डेवलप की थी। लेकिन अभी हमारे पास और भी कई किस्में हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे भी, जैसे कुफरी हिमालयनी या कुफरी करण, जिनसे कि अधिक उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और बीज उत्पादन भी अच्छा किया जा सकता है। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो तापमान है वो कम रहने से, मतलब कि ठंड ज़्यादा रहती है, इस वजह से जो कीट हैं बीमारी वाले वो पनप नहीं पाते, जिसकी वजह से जो आलू का जो बीज है वो अच्छा गुणवत्तापूर्ण रहता है। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा बीज ही वहीं होता है जी। क्योंकि आज से कई दशकों पहले वही हमारे पास एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ से कि भारत के कई हिस्सों को बीज जाता था जी। लेकिन आज हमने प्लेन्स में चलो कि हमने कुछ तकनीकें बना ली जिसके कारण हम जो कीट मैंने बताया उनको कम करके कुछ बीज उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम हिमाचल के पास इतना एरिया नहीं है कि पूरे देश को बीज दे सके जी। तो इसलिए आज नीचे भी वो टेक्निक डेवलप हुई है। लेकिन यदि गुणवत्तापूर्ण आलू की आप बात करेंगी, बीज की बात करेंगी, तो मैं कहूँगा कि वो जो अधिक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है उससे उपयुक्त कोई क्षेत्र नहीं हो सकता जी। अब जो ये मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी क्या विशेषता है अगर आलू की बात की जाए तो? देखिए, मध्यम जो पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब मैं कहूँ कि 2000 मीटर तक का जो क्षेत्र है जी। तो वहाँ पर आप बीज उत्पादन के लिए वो पूरी तरह तो अच्छा नहीं है, लेकिन भोज्य आलू की किस्मों के लिए, क्योंकि आलू जो होता है वो टेबल पर्पज, फ्रेश पर्पज के लिए, मतलब कि आपका आलू आज निकला और मार्केट में आता है और लोगों के लिए चाहिए होता है सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए किसी न किसी रूप में। तो जो आपका मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हमारी जो किस्में हैं, जो भोज्य आलू की किस्में हैं, उसमें कई सारी हमारी किस्में हमने जो डेवलप की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी हुआ करती थी। कुफरी ज्योति के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो जो हमारी किस्म थी, वो जो हमारी पिछैता झुलसा जो मैंने आपको बीमारी बताई, उसके लिए पूरी तरह संवेदनशील हो गई। तो हमारे संस्थान ने इस समस्या को देखते हुए समय समय पर, मतलब दशकों में 1 या 2 बार कुछ ऐसी किस्में निकाली जो कि इनके लिए प्रतिरोधी हों। तो आज हमारे पास जो है कुफरी गिरधारी जो किस्म है, कुफरी हिमालयनी जो किस्म है, वो बहुत ही अच्छी किस्म है जो इन मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में किसान लगा सकते हैं। और बस ये है कि कुफरी हिमालयनी जो होती है वो थोड़ा सा कम समय लेती है पकने में, कुफरी गिरधारी थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। लेकिन हम जानते हैं कि हिमाचल में जो आलू लगता है, जो नीचे के जो मैदानी क्षेत्रों में आलू लगता है वो कम समय का होता है, 80 से 90 दिन का। हम यहाँ जो आलू लगता है वो ज़्यादा समय का होता है। तो उस हिसाब से कुफरी गिरधारी किस्म आज के लिए बड़ी ही अच्छी किस्म है, जो काफ़ी हद तक, मतलब मैं कहूँगा कि जो पिछैता झुलसा बीमारी है उसके प्रति प्रतिरोधी है जी। और इसके अलावा भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमने और भी कुछ किस्में बनाई हैं जो कि इनसे भी अच्छी हैं जी। वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, इन कुछ किस्में तो आपने बता दी, इनके अलावा और किस तरह की किस्में हैं जो डेवलप की गई हैं? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, यदि आप हमसे पूछेंगे कि हमारी जो सबसे वर्तमान में जिस किस्म को हम बताना चाहेंगे किसानों को, तो हमारे पास है कुफरी करण जी। क्योंकि देखिए कि जो फसल होती है, चाहे आलू की फसल हो या कोई भी फसल हो, उसमें केवल एक ही टाइप के कीट या बीमारियां नहीं लगती हैं जी। कई टाइप के कीट या बीमारियां लगती हैं। जैसे एक मैंने आपको बता दिया था कि पिछैता झुलसा, इसके अलावा कई विषाणु लगते हैं जी। और आपने सुना होगा, किसान भाई भी जानते हैं कि जो हिमाचल में जो अभी जो है एक पोटैटो सिस्ट नेमेटोड होता है, सूत्रकृमि जिसे बोलते हैं जी। जो यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा है जी। जो कि पोटैटो की मार्केटिंग क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि ऐसी कोई किस्म बनाई जाए जो कि आपके विषाणु के प्रति प्रतिरोधी हो, कहीं ना कहीं सूत्रकृमि के प्रति प्रतिरोधी हो, और जो हमने मुख्य बीमारी बताई थी पिछैता झुलसा उसके भी प्रतिरोधी हो। तो हमारे संस्थान ने सन 2019 में कुफरी करण, मैं बताना चाहूँगा कि कुफरी करण जो किस्म बनाई है उसके अंदर वो पिछैता झुलसा के लिए प्रतिरोधी है, और कम से कम वो 6 विषाणु, यदि कई टाइप के विषाणु होते हैं आलू में, उसमें से जैसे मैं बताऊंगा कि एक पोटैटो लीफ कर्ल होता है, पोटैटो वायरस बाई होता है, पोटैटो वायरस एक्स होता है, पोटैटो वायरस ए होता है। इस टाइप के 6 विषाणुओं के लिए प्रतिरोधी है। इसके अलावा जो मैंने सूत्रकृमि बताया उसके लिए मध्यम प्रतिरोधी है, मतलब पूरी तरह प्रतिरोधी नहीं है लेकिन मध्यम प्रतिरोधी है। तो कुफरी करण जो है वो अभी, और उसका सबसे ज़्यादा फायदा है कि जो मैंने आपको पुरानी किस्में बताई, चाहे कुफरी हिमालयनी बताई, मैंने गिरधारी बताई या कुफरी ज्योति बताई, उनसे इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। जी जी। तो इसलिए ये जो किस्में आज के समय बहुत ही अच्छी है
और इन किस्मों की जानकारी हमारे संस्थान के माध्यम से हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, और मैं कहूँगा कि ये बीज उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। जी, तो अभी तो हमने बीज उत्पादन की किस्मों के बारे में बात की, हमने भोज्य की किस्मों के बारे में बात की। अब आप हमें ये बताइए कि जो प्रोसेसिंग होती है, आलू की जो प्रोसेसिंग होती है, इसमें किस तरह की कौन कौन सी किस्में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, कौन कौन सी किस्में होती हैं आलू की? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो आलू है जनरली हम टेबल या फ्रेश पर्पज के लिए यूज करते हैं खाने के लिए। जी। लेकिन हमने देखा होगा कि हम कहीं भी जाते हैं, हम चिप्स खाते हैं लेज के, हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं, वो कितने महंगे होते हैं। मतलब आप एक आलू का फ्रेंच फ्राई बना के कई टाइम्स मनी लोग कमा रहे हैं कंपनी में। तो उसे उस जो फील्ड है जिसकी आपने बात की, प्रोसेसिंग या विधायन का जो फील्ड कहते हैं, कि देखिए विधायन के फील्ड में अधिकतर जो पहले जो किस्में उपयोग में लाती थी वो बाहर की किस्में होती थी जो हमारे देश की नहीं होती थी। अभी इस पुरानी इन समस्याओं को देखते हुए हमारे संस्थान ने 4 तो ऐसी किस्में बनाई हैं जो मैं कहूँगा कि इसी के लिए, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4। जैसे कि कुफरी चिप्सोना 1 और 2 बनाई थी 1998 में, कुफरी चिप्सोना 3 1999 में, और कुफरी चिप्सोना 4 बनाई है 2010 में। ये बनाई थी। लेकिन यदि मैं आपको हिमाचल के हिसाब से बताऊं, क्योंकि अभी हिमाचल में पूरी तरीके से ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बनी है कि जो किसानों का आलू ले सके विधायन के लिए। लेकिन हमारे पास आज एक वैरायटी कुफरी हिमसोना, जो कुफरी हिमसोना वैरायटी है वो विधायन के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और कुछ हिस्सों में, मैं कहूँगा पूरी तरह नहीं, कि हिमाचल के कुछ हिस्सों में जो है वो यहाँ पर उसको लगा रहे हैं। उसके अंदर कीपिंग क्वालिटी जो है उससे आप कई टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो वो बहुत अच्छी कुफरी हिमसोना जो वैरायटी बनाई गई है हमारे संस्थान के द्वारा, वो अभी हिमाचल के हिसाब से विधायन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जैसे अभी आपने विधायन की किस्मों के बारे में हमें बताया, तो क्या ये जो किस्में हैं, जैसे कि आपने बताया कि किसान ये उगा रहे हैं, तो क्या ये मार्केट में आ गई हैं? देखो, किस्में कुछ मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ये जो किस्में होती है ना, यहाँ पर मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि ये जो किस्में होती हैं, जो बाकी आपको मैंने किस्में बताई, चाहे कुफरी गिरजारी बताई, कुफरी हिमालयनी बताई, उनसे ये किस्में थोड़ी अलग होती हैं। जी। तो ये किस्में कैसे अलग होती हैं कि हम सामान्यतः हम देखते हैं कि आलू में पानी ज़्यादा होता है जी, और जो शुष्क पदार्थ होता है वो कम होता है। लेकिन ऐसी किस्में जो विधायन के लिए उपयुक्त होंगी उनमें शुष्क पदार्थ ज़्यादा होना चाहिए। जनरली जो सामान्यतः हमारी किस्में होती हैं उसमें 18% तक जो शुष्क पदार्थ होता है, जिसे हम इंग्लिश में ड्राई मैटर बोलते हैं। जी। लेकिन विधायन के लिए जो किस्में होती हैं उनमें 20% से ज़्यादा होना ही चाहिए जी। तब तो वो आपके जो चिप्स या जो फ्राई उनको बनाने के लिए उपयुक्त होंगी। पहली जो इस कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है वो है कि आपको पता है कि हम आलू को जब स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोर में फार्मर भी करते हैं, तो उसमें जो आलू में मुख्यतः स्टार्च होता है, और वो समय के साथ क्या होता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है, और शर्करा के कारण क्या होता है, वो मीठा होता चला जाता है आलू, और ऐसा आलू विधायन के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ऐसा आलू जिसमें आपकी वो शर्कराएं 0.2% से कम होंगी, वही जो किस्म होगी वो विधायन के लिए उपयुक्त होगी। जिसमें ज़्यादा होंगी वो आपकी जो टेबल पर्पज या फ्रेश पर्पज है उसके उपयुक्त होगी। और तीसरी चीज़ और एक इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा कि हम सभी जानते हैं कि आलू में आँख होती है जी। तो आलू में आँख भी कई टाइप की होती है। तो जो विधायन के लिए जो किस्म होगी उसमें आँख गहरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आलू में आँख गहरी हुई तो जब आप आलू को छीलोगे तो उस छिलके को निकालने के लिए आप कई सारा आलू का वेस्ट कर दोगे, आपका टाइम भी जाएगा और कई सारा आलू का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो उसकी आँख है वो सतही होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो ये 3 जो है रिक्वायरमेंट वो विधायन के लिए बड़ी ही मतलब है कि ऐसी किस्म जो इन सभी को फॉलो करेगी, हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो विधायन के लिए उपयुक्त है। तो जो इसके बीज हैं, हमारे किसान भाई आलू की किस्मों के जो बीज हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए? देखिए, जानकारी भी मिल जाए। पहले जो हमारा जो संस्थान का, देखो हमारे संस्थान के कई सेंटर हैं ऐसे, आपने सुना होगा जो कुफरी हमारा एक सेंटर है। तो कुफरी जो सेंटर है, एक फागू सेंटर है हमारा, वहाँ से हम लोग कंटिन्यूस बीज की सप्लाई करते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बोला, एक पोटैटो सिस्ट नेमेटोड होता है, सूत्रकृमि, उसकी समस्या के कारण वो जो क्षेत्र है वो क्वारंटाइन में आ गया है, मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं हम आलू बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसलिए अभी हमारा एक सेंटर है जालंधर, हमारे ही शिमला का एक सेंटर है जालंधर, वहाँ पर हम
उन वैरायटियाँ किस्में जो कि पहाड़ों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर हम उनका भी बीज उत्पादन कर रहे हैं, मतलब वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कि जो स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, वहाँ से किसान ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या जो कृषि विकास अधिकारी होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी समस्या आ रही हैं तो हमारी CPRI की वेबसाइट्स पे जो कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन किसान भाई ले सकते हैं। जी, जो आपका ये संस्थान है वो किस किस तरह के कार्यक्रम आगे चला रहा है ताकि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें? देखिए, मैंने जो आपको किस्मों के बारे में बताया, ये काम होता है एक फसल सुधार जो संभाग है हमारा। इसके अलावा संस्थान में कई और संभाग भी होते हैं, ठीक है। फसल सुरक्षा संभाग होता है, फसल उत्पादन का भी होता है, फसल कार्यकी का भी होता है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या है कि यदि मान लो कि किसानों को पहले ही आने वाली बीमारी से बचना है, कि फसल की बीमारी आने वाली है, पहले उनको सतर्क होना है, तो हम लोगों ने कई मॉडल बनाए हुए हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फोरकास्टिंग मॉडल। मतलब कि आपको बीमारी आने से पहले ही पता चल जाएगा और आप पहले से किसान तैयार रहेगा स्प्रे के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, या पानी निकालना है या छिड़काव करना है। तो हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो हमने जो पिछैती झुलसा बीमारी बताई उनके लिए मॉडल बनाया है कि किसान उसमें बाकायदा जो तापमान हो रखा है, वो तापमान और जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी जैसे बोलते हैं वो कितनी है, वो उसमें जैसे ही फीड करेगा तो वो हम उसको बता देंगे कि बीमारी आने वाली है। आप पहले ही, मतलब एक तरीके का मैं कहूँगा कि एग्रो एडवाइजरी, कृषि सलाह। और ये बहुत ही एक अच्छी आप लोग काम कर रहे हैं कि किसानों को पहले ही पता लग जाएगा कि क्या बीमारी आने वाली है, उसका बचाव कर क्योंकि आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है उसके थ्रू हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कई टाइप की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, क्योंकि आप हमारे संस्थान में आके देखेंगी तो वहाँ पर कई एरोपोनिक ट्रेनिंग चल रही है, मिनी ट्यूबर बनाने की, आलू के डिफरेंट टाइप्स के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं बीच बीच में, जिसमें किसान भाई भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम्स होती है उसके तहत हम फार्मर्स के फील्ड में जाके, फार्मर्स के विलेज में जाके भी कई टाइप की ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। जी, तो जैसे आपने कि कहा कि आप डेमोन्स्ट्रेशंस कराते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या किसानों को जानकारी होती है कि यहाँ पर फलानी जगह कोई ट्रेनिंग हो रही है तो हम वहाँ पर जाके जानकारी लें? हाँ, हमारे जो मैंने बताया कि संस्थान में मैंने आपको बताया कि एक जो विभाग होता है सोशल साइंस का, जो उसमें हमारे जो होते हैं कुछ कृषि प्रसार के जो वैज्ञानिक होते हैं, जिसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं, जैसे मैं फसल सुधार का वैज्ञानिक हूँ, तो उनका जो काम होता है, जो डिवीजन है, उनका काम यही रहता है कि हमारे संस्थान ने जो भी तकनीकी बनाई है, चाहे वो कोई किस्म बनाई हो, चाहे कोई मॉडल बनाया हो, चाहे कोई आलू के डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए हो, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाना किसानों तक। तो वो लोग जो होते हैं किसानों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स की आपने बात की, उन सब की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ हमने ऐसे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, किसान या कोई दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने बोला, तो कुछ FPO होते हैं, उनके लीडर्स हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो उस विभाग में काम करते हैं, वो लगातार उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं और बीच बीच में इसी माध्यम से किसान हमसे जुड़ते रहते हैं। जी, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी आप ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं तो कोई भी किसान जो है उसे अछूता नहीं रहता, क्योंकि आप लोग पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम चलने वाला है, क्योंकि एक जो संस्थान होता है वो पूरी तरीके से कि मतलब आपकी नई किस्म बनाई, उस किस्म में क्या पैकेज और प्रैक्टिस होगी। मतलब कि मैंने आपसे कहा कि कुफरी किरण लगाएं किसान, तो किसान हमसे पूछेंगे कि कुफरी किरण लगाने के लिए क्या कैसे लगाएं, उसमें कितनी खाद डालें, कैसे ज़मीन को तैयार करें। इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक्स, मतलब कि क्या उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो एक संस्थान होता है उसमें अलग अलग तरह के विभाग होते हैं जो पूरी तरीके से आपकी फसल लगाने से लेके मैं कहूँ काटने तक का हर किसी का काम अलग अलग लेवल पे देखते हैं। जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किसानों को कृषि सलाह के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। जी, देखिए आपने बहुत बार जिक्र किया कुफरी ज्योति किस्म का, तो क्या कारण है कि किसान इस किस्म को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, इसी किस्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हमारे सामने खड़ा होता है कि ये कुफरी ज्योति किस्म 1968 में आई और आज 2022 है, उसके बावजूद भी ये किस्म उग रही है कंटिन्यू। तो इस किस्म के साथ में सबसे बड़ा ये है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हिमाचल जो बीज का एक बहुत बड़ा सेंटर है, कि यहाँ से बीज आज भी कहीं ना कहीं भारत के कई हिस्सों में जाता है।
तो कुफरी ज्योति जो नाम है, क्योंकि जो नीचे का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुफरी ज्योति नाम बड़ा फेमस है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए किसान जो होता है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कुफरी ज्योति का बीज बनाता है कि उसको पता है कि ये मैदानी क्षेत्रों तक इसकी मार्केटिंग अच्छी होगी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कुफरी ज्योति में एक करैक्टर भी होता है कि इसकी स्टोरेबिलिटी, मतलब इसको स्टोर करना बड़ा आसान है जी। और तीसरी चीज़ कि आजकल हम देख रहे हैं कि इससे जो मैंने विधायन वाली बात की, इसको कुफरी ज्योति को विधायन के लिए भी यूज कर रहे हैं, मतलब इसको चिप्स या इन चीज़ों को बनाने के लिए जी। लेकिन हम अभी रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे कि कुफरी ज्योति हमने बनाई थी पिछेता जो झुलसा बीमारी थी उससे प्रतिरोध के लिए, क्योंकि हर जो किस्म जो पैथोजन होता है, जो रोग होता है, वो भी अपने आप को म्यूटेट करता है जी। हम कहते हैं कि आज ऑल आउट काम नहीं करती, मच्छर ज़्यादा हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप में म्यूटेशन कर लिया जी। इसलिए जब हमने ये किस्म बनाई थी उस समय प्रतिरोधी थी, लेकिन जो उसके आपके पैथोजन था, रोग कारक थे, उन्होंने अपने आप को बदल लिया और आज ये किस्म पूरी तरह संवेदनशील हो गई है उस बीमारी के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कुफरी हिमालयनी मैंने आपको ऑप्शन बताया, अभी आने वाले टाइम में पूरा कुफरी करण भी रहेगा, तो वो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपकी पैदावार को भी बढ़ाएंगे और जो फार्मर इस बीमारी को नियंत्रण में करने के लिए जितने भी जो रसायन यूज कर रहा है उसमें जितनी भी कॉस्ट जा रही है वो कॉस्ट से भी उसको फायदा होगा, और दूसरा जितने कम रसायन यूज करेगा वातावरण को भी उतना ही फायदा होगा इससे जी। देखिए, जो किसान है जब भी बीज लेने आता है तो वो चाहता है कि बीज में गुणवत्ता हो, तो आलू के बीज में गुणवत्ता किस तरह से आती है, किस तरह से रहती है? देखिए, सबसे गुणवत्ता वाला बीज, गुणवत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली कहते हैं सामान्यतः कि जैसा बोओगे ऐसा ही पाओगे। तो इसका मतलब कि बीज अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका बीज अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी आजकल समस्या क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं बीज की मिक्सिंग हो जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुफरी ज्योति और कुफरी चंद्रमुखी उन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज में ला रहे हैं, तो मतलब कि कोई एक किस्म लगती रहती है तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन अब अलग अलग किस्में अलग अलग टाइम पे या एक ही समय पे लगने के कारण मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बीज की, तो इससे जो गुणवत्ता कम हो रही है। दूसरा कि हम हमेशा कहते हैं किसानों से कि जब भी आप अपना बीज खरीदें तो विश्वसनीय सोर्स से खरीदें जी। मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने बीज खरीद लिया, तो कोई भी विश्वसनीय सोर्स से आप अपना बीज खरीदें। आज सरकार ने कई सारे ऐसे केंद्र बनाए हुए हैं जहां पर आपको बीजों से संबंधित कई सारी आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं जी। तो इसके अलावा आप जितने भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, उनसे भी आप इन चीज़ों की जानकारी ले लें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बीज गुणवत्तापूर्ण लें, क्योंकि बीज सही होगा तो ही फसल अच्छी होगी और उसके बदले आपको जो भी पैसा या कमाई होगी आपकी जी। तो वर्तमान परिदृश्य में जो आपका संस्थान है वो किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि किसान जो हैं उसका लाभ ले सकें? देखिए, अभी हम कहते हैं कि आज के समय जो सबसे ज़्यादा जो बातें चल रही हैं वो क्लाइमेट चेंज की चल रही हैं जी। हम कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है जी। पहले जहाँ बारिश जितनी नहीं हुआ करती थी उतनी हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि नीचे प्लेन्स में हीट वेव्स की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना कभी अप्रैल में हुआ नहीं करता था। शिमला में भी पहले पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पंखों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम केवल इंसानों के लिए नहीं, ये फसलों के लिए भी बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती हैं जब हम फसल सुधार पर कार्य करते हैं जी। तो इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि हमने जितनी भी किस्में बना रहे हैं हम किसी न किसी रोग के प्रतिरोध में बना रहे हैं जी। तो इसका मतलब कि वो जो रोग कारक है वो तो अपने आप को जीवित रखेगा, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने आप में चेंज करेगा। तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस अब हम जो किस्में बना रहे हैं, पहले जो हम कहीं ना कहीं किस्में बनाते थे वो किसी एक या दो रोग के प्रतिरोधी बनाते थे, लेकिन अभी हम जो किस्में बना रहे हैं वो बना रहे हैं कई सारे रोग कारकों को एक साथ लेते हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि कुफरीकरण के बारे में बताया कि कुफरीकरण केवल पिछेता झुलसा रोग के लिए नहीं, बल्कि पिछेता झुलसा के साथ में 6 विषाणुओं के लिए, इसके अलावा मध्यम प्रतिरोधीय सूत्रकृमि के लिए भी। मतलब इसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल पैथोजन रेजिस्टेंस, मतलब कई सारे रोग कारकों के लिए प्रतिरोधी, क्योंकि तभी वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो ऐसे ही जितने भी इश्यू हैं आपके, इसी तरह चाहे मैं आपको कहूँ कि हीट के लिए कि आलू पौधे में जो आलू बनता है, यदि आपका जो रात का टेम्परेचर 18 डिग्री से या 20 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें आलू नहीं बनता है जी। तो अभी हमने जो वैरायटी बनाई है कुफरी सूर्या बनाई है, जिसमें यदि आपका टेम्परेचर जो है तापमान 20 डिग्री से ज़्यादा है तो भी उसमें आलू बनेगा। तो हमने मतलब तापमान को ऐसे ही आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है,
तो अभी आलू को जितना पानी चाहिए हम आने वाले टाइम में उतना पानी नहीं दे सकते, तो हम ऐसी किस्में बना रहे हैं जो कि कम पानी में भी ग्रो हो पाए। जैसे हमारा अभी हमने कुछ बनाए कुफरी थार 1, कुफरी थार 2, कुफरी थार 3। तो ऐसे ही जितनी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समस्याएं, चाहे वो कहते हैं हम अजैविक हों, अजैविक मतलब जो तापमान हो, चाहे पानी की हो, या जैविक हो मतलब कि कोई विषाणु हो, रोग हो, वायरस हो, फफूंद जिसे बोलते हैं हम, इस टाइप की चीज़ें, उन सब के लिए हम जो प्रतिरोधी किस्में हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि आलू को हम जो विधायन के लिए भी यूज कर सकें, तो उस पर भी हमारा बहुत काम चल रहा है कि आलू के अलग अलग टाइप के उत्पाद और बनाए जा सकें। जी देखिए, हम बाज़ार जाते हैं तो आलू की अलग अलग किस्में हम लोग देखते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि जैसे लाल रंग का भी आलू है, बैंगनी रंग का भी आलू है। तो ये जिज्ञासा रहती है कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है, ये किस तरह का आलू आ गया, या बीमारी वाला आलू तो नहीं आ गया। इस बारे में हम आपसे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पहले हमें भी नहीं पता रहता था। मैं आपको सच बताऊं कि क्योंकि हमारी खुद भी वेजिटेबल शॉप है, तो हम भी जनरली सफ़ेद कलर का आलू, ये थोड़ा लाइट येलो वाला आलू वही हम बेचते थे। लेकिन जो आपने बात की वो कोई बीमारी नहीं है और ख़राब आलू नहीं है, ये आलू होता है और इस आलू पे हमारा रिसर्च भी चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारा संस्थान जो है उसके कई रीजनल सेंटर भी हैं, जैसे कि पटना हमारा एक संस्थान है, तो वो जो काम करता है वो लाल आलू पे करता है, क्योंकि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं या कुछ दूसरे जो हैं, वो लाल आलू को प्रेफर करते हैं। जी, मतलब कहने का आपका मतलब है कि ये कोई बीमारी नहीं है, और इनमें कुछ जो पिगमेंट है, एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये आलू भी बाजार में काफ़ी उपलब्ध होने वाला है। तो विकास मंगल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।